नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। बुलेटिन को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई को होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच आम राय बनाने की होगी कोशिश। एथलीट फौजा सिंह हिट एंड रन मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने जब्त की कार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। आरजी केस, रेप केस, मर्डर मामले पर सुनवाई आज। बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोष मुक्त करने की संजय राय की अपील पर कलकत्ता हाईकोर्ट करेगी गौर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के कई हिस्सों में तेज बारिश होने से नदियां उफान पर। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाले सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है 21 जुलाई से और उससे पहले सर्वदलीय बैठक एक दिन पहले बुलाई गई है। औपचारिक जो बैठक होती है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स यहाँ शामिल होते हैं। ऐसे में क्या आम राय बनाने की कोशिश रहेगी? सरकार क्या चाह रही है इस बार कि विपक्ष जिस रणनीति के साथ आना चाहती है उसमें सरकार विश्वास जताएगी कि इन सभी मुद्दों को संसद के इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, रखा जाएगा? देखिए, हम जानते हैं कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये संसद का मानसून सत्र होना है। और जब भी मानसून सत्र या भी कोई भी संसद का नया सत्र शुरू होता है तो उससे ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से बैठक बुलाई जाती है, जिसमें विभिन्न दलों के जो सदन के नेता हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं, जिससे कि एक राय बने इस बात को लेकर कि सदन सुचारू रूप से चले, उसमें विधायी कामकाज भी हो और साथ ही साथ जो मुद्दे उठाना चाहता है विपक्ष उन मुद्दों पर चर्चा भी हो। हमने देखा है कि जब भी सत्र की कार्रवाई शुरू होती है कई मुद्दों पर गतिरोध भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन अंततः एक सहमति बनती है और चर्चा भी होती है। और जैसे ही जैसे सत्र आगे बढ़ता है विधायी कामकाज में खूब प्रगति देखने को मिलती है। सरकार की ये कोशिश है कि शुरू से ही सदन सुचारू रूप से चले और इसीलिए सर्वदलीय बैठक में इस बात पर जोर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है कि जो भी मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है वो सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। जो नियम लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति तय करते हैं उसके तहत सरकार चर्चा के लिए राजी रहती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार गतिरोध होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। इस तरह का टकराव न हो या फिर बिल्कुल कम से कम एक गतिरोध हो, उसको लेकर ये बैठक बुलाई जाती है और इसमें विस्तार से विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा एजेंडा होता है कि औपचारिक जानकारी भी सरकार की तरफ से दी जाती है कि किन किन विधायी कामकाज के साथ, किन विधेयकों के साथ वो इस सत्र में आगे बढ़ेगी। और बाद में फिर हर सप्ताह बीएससी की बैठक अलग होती ही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सप्ताह का एजेंडा क्या है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में अलग अलग।
तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से बुलाई जाती है। जी, और संसद का मॉनसून सत्र शैलेंद्र देखें तो ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत इस समय गरमाई हुई है और विपक्ष चाह रहा है इसको एक मुद्दा बनाना। तो क्या संसद के मॉनसून सत्र में ये मुद्दा गरमा सकता है? ये देखिए, हम जानते हैं कि ये मसला कोर्ट तक भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोग, कई राजनीतिक दल गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई और कुछ सलाह भी चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग ने हमने देखा कि समय समय पर किसी को कोई असुविधा न हो मतदाता को, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष क्या सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये विपक्ष की जो बैठक हो रही है, हमने देखा है सत्र से पहले, उसमें उनकी एक रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल तो इस पर बयान काफ़ी आ रहे हैं। अब मानसून सत्र के दौरान क्या इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि चुनाव आयोग एक तरह से देखें तो वो बहुत ही हम जानते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, वो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी को कोई असुविधा ना हो। जो मतदाता है बिहार में, उसको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए समय पर लगातार निर्देश भी दे रहा है। और हमने देखा है कि पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट भी दिए जा रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तब भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और हम हर दिन देख रहे हैं कि मीडिया में कुछ ना कुछ छप रहा है, विपक्षी दल इस पर कुछ ना कुछ अपनी बात कह रहे हैं। अब संसद के अंदर इस मानसून सत्र के दौरान क्या वो इस मुद्दे पर चर्चा चाहेंगे या फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ मुद्दे विपक्ष जरूर तलाशता है जब भी कोई सत्र शुरू होता है, जिससे वो सरकार से जवाब मांग सके या फिर उस पर चर्चा की मांग कर सके। ये बात तो हुई कि कौन से मुद्दे गरमा सकते हैं, लेकिन विधायी कामकाज की बात करें तो इस 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मॉनसून सत्र के में कितनी बैठकें हो सकती हैं, कितनी बैठकें होने वाली हैं, और साथ ही साथ अगर विधेयकों की बात करें तो कौन कौन से वो मुख्य विधेयक हैं जो इस मॉनसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं? देखिए, कुल 21 बैठकें होनी है। बीच में आप कहें कि जब सत्र के आखिरी पड़ाव पर जब हम पहुंचेंगे तब एक छुट्टी भी 2-3 दिन की एक साथ होगी। तो कुल मिलाकर 21 बैठकें होनी है और कहा जा रहा है कि 8 नए बिल लाए जा सकते हैं। हालांकि ये भी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जब बैठक होगी तब ये पूरा एजेंडा सामने रखा जाएगा। 8 नए बिल की चर्चा हो रही है और हम जानते हैं कि कई पुराने बिल भी होते हैं, लंबित बिल होते हैं, किसी एक सदन में पेश या पारित कर चुके बिल होते हैं। पिछले बार जब हमने देखा था कि एक चुनाव को लेकर जो विधेयक आया था उस पर जेपीसी बनी थी, जेपीसी की तमाम बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि अभी संभावना इसी बात की है कि जेपीसी भी कई बैठकें अलग अलग राज्यों में करेगी। तो इसी सत्र के दौरान जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, इस बात की संभावना कम है और कोई टाइमलाइन नहीं। इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कुछ तय होता है। लेकिन जिस तरह से जेपीसी विस्तार से चर्चा चाहती है, हो सकता है उसे अगले सत्र तक हम उसको इंतजार करना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं विधायी कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो रखा जाएगा विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। दिल्ली में आयोजित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए यूएवी और CUAS पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय सेना या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them in fact could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight
data link are limited in range and capabilities. आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले की, जिसकी आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। केस में दोषी संजय राय ने ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोष मुक्त करने की गुहार लगाई है। अदालत के सामने याचिका में संजय राय का दावा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं है, लिहाजा उसे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। इससे पहले राज्य सरकार और सीबीआई दोनों ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि राय की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा कर दिया जाए। हाई कोर्ट की इसी बेंच ने सीबीआई की अपील को भी स्वीकार किया है और इस मामले की सुनवाई भी होगी। एक 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। पगड़ीधारी बवंडर के नाम से मशहूर दिग्गज एथलीट फौजा सिंह का सोमवार को जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी नियमित सैर पर निकले फौजा सिंह को एक सफेद फॉर्च्यूनर एसयूवी ने टक्कर मार दी थी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब पुलिस के एफआईआर के अनुसार फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों तेज गति से गाड़ी चला रहा था जब उन्होंने फौजा सिंह को टक्कर मारी। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि इस महान मैराथन धावक को अस्पताल ले जाने की बजाय ढिल्लों मौके से फरार हो गया था। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का प्रमुख हिस्सा कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के 16वें स्थापना दिवस आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ साथ सीएससी दिवस डिजिटल समावेश के 10 वर्ष विषय पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। 2006 में शुरू हुआ सीएससी आज 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा नेटवर्क में से एक है। बात अब बिहार के एसआईआर प्रक्रिया की। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर अभियान में अब तक 86.32% मतदाताओं ने प्रपत्र जमा कर दिए हैं। शेष मतदाताओं से बीएलओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी पात्र मतदाता मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए लगभग 1 लाख बीएलओ द्वारा घरों का दौरा जल्द ही शुरू होगा। बीएलओ उन घरों का फिर से दौरा करेंगे जहां मतदाता पिछले दौरों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे थे। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से भरे हुए गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। राज्य में 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 ईएफ या फिर 86.32% प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के ईएफ संग्रह चरण ने बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 90.84% को कवर कर लिया है। केवल 9.16% मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए ईएफ जमा करने के लिए शेष हैं। ECI नेट के माध्यम से मतदाता अपने ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं और यहां भी लागू हो 2003 ER में अपना नाम भी खोज सकते हैं। मतदाता ECI नेट ऐप का उपयोग करके अपने BLO सहित अपने चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। ECI नेट पर फॉर्म अपलोड करने की संख्या में और तेजी आई है और कल शाम 6 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पर 6.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर होगी मौसम से जुड़ी हुई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में नदी का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश हो रही है। शहर के कई हिस्से बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने गर्मी से राहत जरूर ली है, लेकिन आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के कई हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस समय मानसून सक्रिय है। श्रीनगर में भी बारिश का दौर जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिघरा बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। जलस्तर 738 फीट से ऊपर पहुंच गया है, जबकि इसे 738 फीट पर बनाए रखने की चुनौती थी। लिहाजा तिघरा डैम के 5 गेट खोलने पड़े, लेकिन इसके साथ ही नीचे की ओर 12 गांव हैं जिन्हें सतर्क कर दिया गया है। पानी एक्चुअली 738.50 हो गया था, तो हमें इसको 738 का लेवल मेंटेन करना है। तो उसके संबंध में इस वाटर लेवल को डाउन करने के लिए 5 गेट आज तिघरा के खोले गए, 2-2 फीट के आसपास, 2-2-2.5 फीट करीब। अगर पानी बढ़ता है तो 2 गेट और हैं, उनको ऑपरेट करेंगे और उनसे पानी को निकालेंगे। कम से कम इसके डाउन स्ट्रीम में 12 गाँव अपने हैं, उनको सभी को अलर्ट कर दिया गया। तहसीलदार, पटवारी, आरआई सबको अलर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह आज से 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में आज और कल और फिर 19 जुलाई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, विदर्भ और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 184 लोग घायल हुए हैं और अभी भी 35 लोग लापता हैं। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। मॉनसून सीजन में अब तक करीब 1235 कच्चे पक्के मकानों, दुकानों को क्षति पहुंची है। 798 गौशालाओं को भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और 953 पालतू पशुओं की मौत हुई है। नुकसान का कुल आंकड़ा 786 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को ये धमकी दी गई है। वहीं हौसका स्थित मदर इंटरनेशनल और पश्चिम बिहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसके अलावा सरदार पटेल विद्यालय को भी धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया है। इससे पहले भी दिल्ली के स्कूलों को धमकियां भरा ईमेल भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सभी स्कूल और कॉलेज इस सावन महीने की शिवरात्रि और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए आज से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ है।
ये आदेश जिले के CBSE, ICSE से संबद्ध शिक्षण संस्थानों और मदरसे बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालय के लिए है। इसके साथ ही सारे डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के लिए भी ये आदेश लागू किया गया है। इस दौरान किसी भी विद्यालय के खुले पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मार्ग में भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में मेरठ के सभी प्रमुख कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ प्रमुख मंदिर क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था पर इस समय कड़ी नजर है। ड्रोन की मदद से सुरक्षा इंतजामों को और मुस्तैदी के साथ अमल में लाया जा रहा है। पवित्र सावन महीने में कांवड़िए दूर दूर से गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए काशी आ रहे हैं। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कांवड़िया वार्ड स्थापित किया है, जो पूरी तरह से वातानुकूलित है और यहां सभी प्रकार की जांच और दवाइयां निःशुल्क हैं। सावन का विशेष महत्व है काशी में और पूरी योगी सरकार लगी हुई है सावन में पूरे प्रदेश में कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने में। ऐसे में काशी का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जिसके CMS हैं ब्रजेश कुमार जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। इन्होंने व्यवस्था की है कांवड़ियों के लिए वार्ड की। डॉक्टर साहब, पहले तो आपके दिमाग में यह विचार कैसे आया और उस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं कांवड़ियों के लिए? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपनी जनता और आपसे सबसे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो सकें। मैं इसमें जो हमारे जो दिशा निर्देश प्राप्त हैं ऊपर से शासन से, हमारे महानिदेशालय से, उसमें यह है कि जो हमारे जो भाई हैं कांवड़िया वाले, जो हमारे जो अपने नागरिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो वो लोग जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा की दृष्टि से कोई दिक्कत न हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मन में श्रद्धा होती है, बहुत ही मन और श्रद्धा की बात है। तो इसलिए उनको सुविधा देने के लिए और अपने से जो हमारे जो उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हैं, उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 10 बेड का एक कांवड़िया वार्ड जो है वो हमने यहाँ पे स्थापित किया और क्रियाशील किया है, जिसमें कि हमारे 10 बेड हैं जो कि सब पूरे मॉनिटर युक्त हैं और सभी जो संसाधन और मानव जो हमारी मैन पावर है उससे इक्विप्ड हैं भी हैं और सभी लगातार उसमें सबकी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सिस्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही साथ उसमें डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन और हमारी जो पैथोलॉजिकल जाँचें हैं ब्लड बैंक के साथ में, सब चीज़ उसमें 24 आवर्स बिल्कुल सतर्क रहते हुए, अलर्ट मोड में रहते हुए सभी लोग वहाँ पर हमारा जो है एक्टिवेटेड है। और उसमें सबको विशेष दिया गया है कि हमारे जो कांवड़िया के आए उनको विशेष ध्यान देते हुए उनको त्वरित उपचार, समुचित उपचार ये उनको मुहैया कराया जाए, इस उद्देश्य से ये किया गया है। डॉक्टर साहब, ये बताना जरूरी होगा कि जैसे CT स्कैन, एक्सरे, ये सब सुविधाएँ क्या फ्री हैं? हाँ, ये जब जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपचार की, दवा की, उनको ब्लड बैंक की, CT स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं और पूरे मनोयोग से सबको समर्पण भावना से, सबकी सेवा के भावना से सब लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं उनको सेवा देने के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो सेवा का भाव है वो श्रद्धा से जब आ जाता है तो किस तरह से कांवड़िया वार्ड बना देते हैं ये लोग, और सारे मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं कि उस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, सुविधा दे सकें कांवड़ियों को। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से भारत आए एक प्रतिनिधि मंडल ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधि मंडल में श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 युवा नेता शामिल हैं। इस दौरान विदेश सचिव ने भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर बात की और दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ये प्रतिनिधिमंडल भारत की 2 हफ्ते की यात्रा पर है। तो इस समय श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर है, जहां उन्होंने विक्रम मिस्री से बात की है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से ये प्रतिनिधिमंडल मिला है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। साथ ही कहा है कि भारतीय नागरिक नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करें।
जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से जाने के इच्छुक हैं, वे अभी उपलब्ध व्यावसायिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा भी जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी रही है, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में यह भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि यह भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा है। ऐसे में इसे ध्वस्त करने के बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने। इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की भी पेशकश की है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पाकिस्तान के एक झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि पीआईबी ने सोशल मीडिया पर जो ये पोल खोली है, इसमें ये दावा किया जा रहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 3 भारतीय राफेल जेट विमानों के नुकसान की बात स्वीकार ली है। पीआईबी ने बताया कि ओरिजिनल वीडियो एक इंटरव्यू का है और उसमें विदेश मंत्री ने ऐसे किसी नुकसान के बारे में कोई बात नहीं की है। प्रसारित वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है और डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पीआईबी ने ओरिजिनल वीडियो भी साझा किया है और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले किसी फोटो, वीडियो को हमेशा वेरीफाई करने का आग्रह किया है। And something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक पर्व हरेला पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। प्रकृति से जुड़ा ये त्योहार अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1929 में आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और इससे जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान करना है। क्या कुछ खास उपलब्धियां रही हैं ICAR की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में फैले 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ICAR दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR ने अपने शोध और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे देश में सन 1950-51 से वर्ष 2024 तक खाद्यान्न उत्पादन में, बागवानी फसलों, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में कई गुना वृद्धि की है। कृषि को तकनीकी से जोड़ने और अनुसंधान से आज भारत चावल में 149.1 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है और साथ ही चावल का बड़ा निर्यातक देश है। दूध उत्पादन में भी 239.30 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है और गेहूं, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसी साल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछले 1 साल में हमने 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का 13 मिलियन टन 1 साल में बढ़ा है, वो भी हाईएस्ट है। मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन,
ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की बात करें तो बीजों में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन सहित ज्यादा उन्नत किस्में जारी हो चुकी हैं। पशुपालन में गिर गाय, साहिवाल गाय जैसी नस्लों के संरक्षण में बड़ा योगदान है। आईसीआर ने मत्स्य पालन में कतला, रोहू की बेहतर नस्लें विकसित की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में बीटी कपास, बायो फर्टिलाइजर, किसान सेवाओं में किसान कॉल सेंटर, किसान मोबाइल ऐप और कृषि विज्ञान केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि और अनुसंधान के लिए आईसीएआर भारत में 75 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक नियंत्रण कर रहा है। ये विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्य को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसलों, पशु नस्लों और कृषि तकनीक का विकास करना है। आईसीआर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हिंदुस्तान एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का हब बन रहा है, जो हम दूसरे जितने भी हमारे दूसरे देश हैं उनके लोग आके यहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अभी एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दक्षिण, जो साउथ लर्निंग के लिए ही हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू चलाया जा रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती पर जोर दिया है। किसानों और अनाज मंडियों को पीएम किसान ई नाम से जोड़ा है। एग्री कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। आईसीएआर एआई के उपयोग से स्मार्ट खेती तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि किसानों के लिए राष्ट्रीय गौरव है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत राज्य के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों को सम्मानित करेंगी। इनमें सबसे बड़ा गौरव इंदौर के नाम रहेगा, जिसे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 8वीं बार स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में नंबर 1। स्वच्छता में भोपाल को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी का खिताब। उज्जैन 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर। पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश कर रहा है साकार। स्वच्छता अभियान का प्रतीक बन चुका इंदौर अब इस बार पारंपरिक श्रेणी के अलावा सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में भी अव्वल रहा है। इस नई श्रेणी में इंदौर को उसकी दीर्घकालिक उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पहला स्थान दिया गया है। वहीं राजधानी भोपाल को इस बार देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के खिताब से नवाजा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और व्यवस्थित शहरी प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के चलते यह सम्मान भोपाल को मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन को 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों की श्रेणी में बुधनी नगर को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा देवास, ग्वालियर, शाहगंज और जबलपुर को भी अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस बार स्वच्छ लीग की अवधारणा लागू की गई है, जिसमें पिछले वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को एक अलग लीग में स्थान दिया गया है। इसी के तहत इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग का हिस्सा बनाया गया है और वह इसमें भी शीर्ष रहा।
हमारे यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी है। सभी को कहीं पे भी चले आओ, इंदौर के किसी भी कोने पे चले आओ, आपको स्वच्छ ही मिलेगा। आजकल लोग कोई कूड़ा वूड़ा कहीं नहीं फेंकते, सब प्रॉपर डस्टबिन में डालते। 2024 का निर्णय जारी किया गया है कल, उसमें भोपाल दूसरे स्थान पर है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले हम नंबर 5 पे थे, पर अब हम नंबर 2 पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि भोपाल नंबर 1 पर भी आए। 17 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के 8 शहरों को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश पूरे समर्पण और परिश्रम से साकार कर रहा है। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे प्रदेश की जनता की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। साफ सफाई और जन भागीदारी का ये मॉडल देश के बाकी शहरों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और अब बात कर लेते हैं निमिषा प्रिया की। मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा को आज यमन में मौत की सजा दी जानी थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उनको बचाने के लिए भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे, जिससे मौत की सजा का दिन फिलहाल टल गया है। निमिषा प्रिया को अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया है। निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा भले ही टल गई हो, लेकिन अभी उसकी सज़ा पूरी तरह से नहीं खत्म हुई है। खबरों के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में निमिषा को मौत की सज़ा होनी है, वह परिवार ब्लड मनी लेने को राजी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब निमिषा प्रिया की सज़ा को टाला गया है, तो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है कि निमिषा को बचाया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सभी प्रयास कर चुके हैं और एक अकेला रास्ता अब यही बचा है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रवेश मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से उन देशों में पहुंच बना पा रहे हैं जहां पहले कोई पहुंच नहीं थी। We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. We had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान रूस के खिलाफ उनके कड़े रुख के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता की एक नई खेप भी शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निराश हैं, लेकिन उनका लक्ष्य रूस और यूक्रेन को संघर्ष की स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता खोजना है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रवेश मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से उन देशों में पहुंच बना पा रहे हैं जहां पहले कोई नहीं पहुंच सकता था। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए तूफान के दौरान न्यू जर्सी में बाढ़ का कहर पैदा हो गया है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने कहा है कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने बर्कले हाइट्स इलाके में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने मदद के लिए संपर्क किया है। इससे पहले गवर्नर ने अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए बचावकर्मी तैनात हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉस एंजलिस में तैनात 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को हटाने का आदेश दिया है। अमेरिका में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया था, जिनमें से आधों को हटाया जाएगा। नए आदेश के बाद लगभग 700 मरीन के साथ 2000 नेशनल गार्ड सैनिक शहर में बने रहेंगे। नेशनल गार्ड अमेरिकी सशस्त्र बल का हिस्सा होते हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों पर यूएन में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई, ताकि शांति सैनिकों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। दिसंबर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत हुई थी। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खटका ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए विधेयकों को लेकर निजी क्षेत्र से घबराने के बजाय भरोसा बनाए रखने की अपील की है। IPPAN कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी विधेयक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। सभी ऊर्जा परियोजनाओं के IPO और पावर परचेज अग्रीमेंट में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गई है। ये समिति परियोजनाओं की स्थिति के अनुसार निर्णय लेगी। मंत्री के अनुसार नेपाल सरकार ने 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का रोडमैप तैयार किया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने निजी क्षेत्र के भूमिका की सराहना की। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवाहित महिला को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही है। हालांकि ये कानून नेपाल के नए संविधान के जारी होने के दिन से लागू करने का फैसला सुनाया गया है। पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेपाल का संविधान जारी होने के दिन से ही वह कानून लागू किया जाए, जिससे पिता की संपत्ति पर विवाहित बेटियों को बराबर का अधिकार देने की बात का उल्लेख है। 5 जजों में से 3 जजों ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि सरकार का यह कानून संविधान जारी होने के दिन से लागू किया जाए, जबकि 2 जजों का मत यह था कि पिता की संपत्ति पर सभी बेटियों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसमें संविधान में दिन, तारीख या साल नहीं लिखा है, तो इसमें विवाहित या अविवाहित नहीं देखना चाहिए। यहां एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल जगत से। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे।
शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब खेल जगत से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू होने वाली है। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर होगी। इससे पहले खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया था। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर में पीवी सिंधु को जापान की सिम यू जिन ने 21-15, 21-14 से मात दी। वहीं लक्ष्य सेन ने पहले दौर में चीन के वांग जी को 21-11, 21-18 से हराया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। सात्विक चिराग ने पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-10 से हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी और मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपने तीसरे ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए थे और इंग्लैंड 192 रन में कामयाब हुआ था। आर्चर चोट के कारण 4 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट से दूर थे। सीरीज का चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई को खेला जाएगा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स के साथ पिछले मुकाबले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली महिला टीम 3 मैच की वनडे सीरीज खेल रही है। किंग चार्ल्स से मुलाकात कर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी खुशी जाहिर की। It was amazing. I think he was very kind and generous to be able to call us here, and it was a pleasure meeting the king, and we had some really good conversations. He did tell us that the way our last batsman got out was quite unfortunate, the ball rolling on the stumps, and he was just asking us how did we feel after that, and we told him it was an unfortunate match for us, could have gone either ways, but hopefully we'll have better luck in the next both the next games. इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीट्स को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया है। इन पर एक तरफ ओलंपिक के रिंग्स बनाए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इवेंट्स और आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी गुदी हुई है। पैरालंपिक के पदकों के लिए भी ऐसा ही डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। विंटर गेम्स में कुल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पैरालंपिक में हर कैटेगरी में 137 पदक दिए जाएंगे। स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्रालय ने स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल के जन्मदिन समारोह से जुड़े मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के मुताबिक यमाल ने अपने 18वें जन्मदिन पर विशेष कद काठी के लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस समारोह में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उनकी टीम बार्सिलोना के साथी भी शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमैका टेस्ट में करारी हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज की टीम पूर्व दिग्गजों सर वीव रिचर्ड्स, सर क्लाइव लॉयड और ब्रायन लारा की मदद लेगी। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई थी।
भारतीय एथलीट अश्वनी गणपति ने जापान की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी कर ली है। 39 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 173 किलोमीटर लंबी डीप अल्ट्रा जापान ट्रायल 45 घंटे 42 मिनट में पूरी की। इस रेस का कट ऑफ 46 घंटे का था। अश्वनी इस कोर्स को पूरा करने वाले एकमात्र गैर जापानी एथलीट बन गई है। इस कोर्स में 9000 मीटर की ऊंचाई की बड़ी चढ़ाई और माउंट आसाकुसा और माउंट सुमो सहित 3 प्रमुख पर्वतारोहण शामिल थे। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक अपनी नींद का त्याग किया और दौड़ पूरी करने वाले 63 एथलीटों में शामिल हो गई, जबकि 72 अन्य बीच में ही दौड़कर छोड़ गए। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की श्वेता पर्णा और ऋतुपर्णा पांडे की जोड़ी को पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी। उन्हें महिला युगल की शुरुआती मैच में ही जापान की इशिकावा और कावाजो की जोड़ी ने 13-21, 7-21 से हराया। सैंड आर्टिस्ट यानी रेत की कलाकारी उकेरने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैंड आर्ट पर 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक के सहयोग से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों के नाम हैं इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट और प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट। इन दोनों पाठ्यक्रमों को खुद सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सैंड आर्ट की दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुके सुदर्शन पटनायक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, अब वो एक नए रोल में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हम सीधे चलेंगे सुदर्शन पटनायक जी से, जानेंगे क्या होगा इनका नया रोल और क्या वो नया एजुकेशन पॉइंट लेके आए बच्चों के लिए जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाएगा। किस तरह से एक नया आप जो एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं इग्नू के साथ, जो आपका टाइप है, क्या है वो पूरा का पूरा एजुकेशन प्लान? नहीं, मैं तो कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनने की एक नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया उसके वजूद कि हमारा भारत में हर कोने में जो क्रिएटिव फॉर्म्स है वो आगे आ सकता है। और उसकी वजह से ही आज जो इग्नू की तरफ से जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से सारे वर्ल्ड में किसी भी कोने में सैंड आर्ट को सीख सकते हैं। मैं सोचता हूँ सैंड आर्ट तो दुनिया भर में था, बट पूरी जगन्नाथ धाम से ही उड़ीसा से शुरू हुआ था। आज वो कला को, रेत की जो कला है, सैंड आर्ट बोलते हैं, तो वो आज एक एजुकेशन फॉर्मेट पे आया है। 6 महीना का एक कोर्स होगा और उसमें ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरा इस कोर्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि इस तरीके से सैंड आर्ट का, इसका थ्योरी भी बन रहा है, प्रैक्टिकल भी है। इसका पूरा कोर्स का डिज़ाइन हमने किया हुआ है। उसके साथ जो इग्नू की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी किया गया है, वो इसको देख रहे हैं और इसको वेरीफाई किए हैं। आज इग्नू के जो वाइस चांसलर है उनने लंच किया हुआ है और ये एक बहुत खुशी की दिन है हम सब लोग के लिए, क्योंकि सैंड आर्ट को एक एजुकेशन फॉर्मेट में लाया गया है। सारा विश्व भी देखेगा कि विश्व में इतना सैंड आर्ट पॉपुलर है, इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, यूएस ओपन होता है, बट उसका एजुकेशन कहाँ पे नहीं हुआ था। ये पहले बार भारत में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए, आज एन आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।